उनको इस तरह से पेश किया गया जैसे वो जेम्स बॉन्ड हों, भारत के जेम्स बॉन्ड हों। ध्यान रखिए, अजीत डोभाल 82 साल के हो चुके हैं। अजीत डोभाल 82 वर्ष की उम्र में उस पद पर बैठे हुए हैं और माल काट रहे हैं। अजीत डोभाल अपने बेटों से क्यों नहीं कहते हैं कि भाई ब्रिटिश नागरिक छोड़ो, यहाँ आओ, यहाँ रहो, ये अपना देश है। ये समर्पण माना जाता है कि किस तरह से भारत सरकार ने घुटने टेक दिए थे। तो एक तो 1999 का एक फेलियर स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। पुलवामा की घटना क्यों हुई, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, ये चूक हुई है और ये प्रधानमंत्री को बताया गया था, लेकिन उन्होंने चुप रहने के लिए कहा था। देखें पठानकोट की घटना को, उसमें डोभाल ने जो हस्तक्षेप किया था उसकी वजह से ऑपरेशन जटिल हो गया था और हमारे कई सैनिक मारे गए थे। पुलवामा, पठानकोट, उड़ी, ये सारी घटनाएं पहलगाम होती रही हैं और लगातार हो रही हैं। मणिपुर में अशांति बनी रही, उपद्रव होते रहे, खून खराबा होता रहा। जेम्स बॉन्ड को कुछ खबर नहीं थी, वो कुछ कर नहीं पाए। तो ये कैसे जेम्स बॉन्ड हैं जिनको कुछ पता नहीं रहता है। और ये लगातार एक के बाद एक फेलियर उनके साथ। अमेरिका जाना बंद हो गया था अजीत डोभाल का, क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। वो कतई भरोसे के व्यक्ति नहीं है। अजीत डोभाल जो खुद पाक साफ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितने बड़े खतरे से गुजर रहा है। दोस्तों, संघ परिवार ने, मोदी सरकार ने पूरी तरह से अपने जितने भी घोड़े हो सकते हैं खोल दिए हैं। जितने भी संगठन हो सकते हैं, जितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, सबको इस मोर्चे पर लगा दिया है कि कैसे जेन जी को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, कुचला जाए, उनको फुसलाया जाए, पटाया जाए। हर तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। आरएसएस के कार्यवाह ने ये कहा है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कोई साजिश है और देशद्रोही हो सकते हैं, इसकी स्टडी की जानी चाहिए। तो एक तरफ आरएसएस का अब आधिकारिक बयान भी आ गया है कि वो इस आंदोलन को किस तरह से फ्रेम करना चाहता है, लोगों के दिमाग में किस तरह से इस आंदोलन की छवि बनाना चाहता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल साहब, उन्होंने कहा है कि देश के नौजवानों को राष्ट्र हित के लिए समर्पित रहना चाहिए और निजी लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं करना चाहिए। अब ये पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है जेन-ज़ी के खिलाफ, इसको समझने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन जो अजीत डोभाल कह रहे हैं उसको थोड़ा और गहराई से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अजीत डोभाल, जिनको इस 12 साल में बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया गया है, मेरे ख्याल से वो ओवररेटेड खुफिया अधिकारी हैं और उनको इस तरह से पेश किया गया जैसे वो जेम्स बॉन्ड हों, भारत के जेम्स बॉन्ड हों, और उनको दुनिया भर की खबर रहती है, दुनिया भर की समझ रहती है। वो सारे मामले सुलझा सकते हैं, सारी समस्याओं को निपटा सकते हैं। लेकिन हमारा अनुभव क्या रहा है इन 12 सालों का? ध्यान रखिए, अजीत डोभाल 82 साल के हो चुके हैं। 12 साल से इस सरकार में लगातार सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। उनका कोई रिप्लेसमेंट प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को नहीं मिला है। आमतौर पर सुरक्षा सलाहकारों का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल 4 साल का होता है, ज़्यादा से हुआ तो 5 साल का होता है। लेकिन 12 साल से अजीत डोभाल 82 वर्ष की उम्र में उस पद पर बैठे हुए हैं और माल काट रहे हैं। खैर, वो माल काट रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो वो भारत के जवानों से कह रहे हैं, अगर वो ये कहने के पहले अपने बेटों से कहते कि मेरे प्यारे बेटों, तुमको राष्ट्रीय हित पे काम करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए और जो विदेश की नागरिकता ले रखी है तुमने, उसको छोड़ो और भारत के निर्माण के अभियान में जुटो, ये उन्होंने नहीं कहा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि उनके बेटे विदेशों में रह रहे हैं, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं और इस सरकार से जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। तो एक तरफ डोभाल को देसी जेम्स बॉन्ड, स्पाई मास्टर, डोभाल डॉक्ट्रिन के जनक के रूप में पेश किया जाता है। दूसरी तरफ उनकी छवि बहुत ही विवादास्पद है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। उन सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, चूंकि उन्होंने जेन-ज़ी को
एक सीख देने की कोशिश की है। इसलिए सबसे पहले उनके बेटों की बात करना बड़ा ज़रूरी है। उनके बड़े बेटे शौर्य डोभाल निवेश बैंकर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। उन्होंने लंदन और शिकागो से एमबीए किया है, जीई कैपिटल और मॉर्गन स्टैनली में काम किया है। टच इन्वेस्टमेंट नाम की सिंगापुर आधारित संपत्ति प्रबंधन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो कंपनी पहले ज्यूस कैप्स के नाम से जानी जाती थी और इसके चेयरमैन सऊदी राजकुमार मिशाल बिन अब्दुल्ला अल सऊद भी रहे हैं। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इसका ऑफिस नोएडा में डोभाल परिवार के घर से जुड़ा हुआ था। शौर्य इंडिया फाउंडेशन नाम के एक थिंक टैंक के भी प्रमुख हैं। ये थिंक टैंक मोदी सरकार से नज़दीकी रखता है। 2014 के आसपास इसमें कई केंद्रीय मंत्री, जिनमें निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, जयंत सिन्हा और एमजे अकबर भी बोर्ड पर थे। ध्यान रखिए, ये डोभाल के बेटे हैं जिनकी घुसपैठ पूरी सरकार के अंदर है, मंत्रियों के साथ है, और ये एक तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। शौर्य बीजेपी उत्तराखंड के कार्यकारी सदस्य भी हैं। अब इनके छोटे बेटे को लीजिए, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, विवेक डोभाल, और सिंगापुर में रहते हैं। ब्रिटिश नागरिक हैं, सिंगापुर में रहते हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2016 को कैमेन आइलैंड्स में GNY एशिया नाम का एक हेज फंड रजिस्टर करवाया था। ये नोटबंदी की घोषणा के ठीक 13 दिन बाद किया गया था। फंड का साइज छोटा बताया गया, करीब $11 मिलियन यानी करीब 77 करोड़ रुपए। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि कैमन से भारत में निवेश एकदम से बढ़ गया। तो क्या ये राउंड ट्रिपिंग हो रही थी? पैसा यहाँ से कैमन आइलैंड जा रहा था, वहाँ से आकर भारत में लग रहा था, ब्लैक मनी जा रही थी, वाइट होकर आ रही थी। क्या ये खेल चल रहा था नोटबंदी के दौरान? ये सवाल उठा था और कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने भी उठाया था। तो सवाल ये है कि ये सवाल उनके बेटों को लेकर उठते रहे हैं कि वो इस सरकार का फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कामों में भी लगे हैं जो कि गैर कानूनी हो सकते हैं। इसका तो कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक मिला नहीं, लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं उनके बेटों पर। सवाल उठता है कि अजीत डोभाल अपने बेटों से क्यों नहीं कहते हैं कि भाई ब्रिटिश नागरिक छोड़ो, यहाँ आओ, यहाँ रहो, ये अपना देश है, अपने देश का निर्माण करो, अपने देश के लिए समर्पण की बात करो। ये तो एक उनके घर की बात हो गई, लेकिन हम कुछ और बात भी करना चाहते हैं। बात ये करना चाहते हैं कि जो अजीत डोभाल साहब हैं, इनको अभी एक पुरस्कार मिला है पुणे में, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, जहां पर उन्होंने ये जो युवाओं को व्यक्तिगत लाभ छोड़कर राष्ट्र हित में खुद को समर्पित करें जैसी चीज़ कही है, वहाँ उन्होंने उसके बाद से सोशल मीडिया में यहाँ तक कहा जाने लगा है कि उनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। दे दीजिए भारत रत्न, जब आप किसी को भी दे रहे हैं तो उनको भी दे सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह, क्या वो इस सचमुच में कसौटी पर खरे उतरते हैं, या उनका जो पूरा करियर रहा है वो किस तरह का है, और जो दावे उनको लेकर किए जाते रहे हैं उन पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंदहार की घटना की, 1999 की घटना की। आप जानते ही हैं कि भारत से एक यात्री विमान अगवा करके कंदहार ले जाया गया था, और फिर उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मसूद अजहर की रिहाई में करवाई थी, और कई 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ा था, और उसमें हमारे अजीत डोभाल साहब वार्ताकार थे। वो वहाँ गए थे, उन्होंने बातचीत की थी, और ये समर्पण माना जाता है कि किस तरह से भारत सरकार ने घुटने टेक दिए थे आतंकवादियों के सामने, और खतरनाक दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा गया था, जिसमें एक मसूद अजहर भी था। तो एक तो 1999 का एक फेलियर जिसको कहना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। इसके अलावा इन 12 सालों में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं
जिनका जिक्र आप कर सकते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि ये सरकार की फेलियर रही हैं। मसलन जैसे आप लीजिए पुलवामा की घटना को, जिसमें हमारे 40 सैनिक मारे गए थे। पुलवामा की घटना क्यों हुई, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, कैसे आतंकवादी इतना गोला बारूद लेकर आ गए कि इतना बड़ा विस्फोट किया और उसमें इतने लोग मारे गए। सत्यपाल मलिक ने तो बाकायदा, जो कि गवर्नर थे उस समय कश्मीर के, उन्होंने बाकायदा दावा किया था कि ये चूक हुई है और ये प्रधानमंत्री को बताया गया था, लेकिन उन्होंने चुप रहने के लिए कहा था। तो उसमें उनकी जो नाकामी है वो साफ दिखती है। फिर आप अगर देखें पठानकोट की घटना को, उसमें डोभाल ने जो हस्तक्षेप किया था उसकी वजह से ऑपरेशन जटिल हो गया था और हमारे कई सैनिक मारे गए थे। ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। इसके अलावा पहलगाम की घटना को हम कैसे भूल सकते हैं कि जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसमें भी ये इंटेलिजेंस फेलियर था इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रहते हुए। तो एक के बाद एक पुलवामा, पठानकोट, उड़ी, ये सारी घटनाएं पहलगाम होती रही हैं और लगातार हो रही हैं। फिर आप देखिए कि मणिपुर में इतने लंबे समय तक अशांति बनी रही, उपद्रव होते रहे, खून खराबा होता रहा और हमारे जेम्स बॉन्ड को कुछ खबर नहीं थी, वो कुछ कर नहीं पाए। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पड़ोसी देशों से भी प्रभाव डालने की कोशिश की गई उस मणिपुर में, और उसको भी हमारे जेम्स बॉन्ड ठीक नहीं कर पाए। यही नहीं, बांग्लादेश में जिस तरह से उथल पुथल हुई, अचानक सत्ता तख्ता पलट हुआ, इसका भी कोई हमारे सुरक्षा सलाहकार और उनके तथाकथित नेटवर्क को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा। अपने पड़ोस में नेपाल का पता नहीं था, श्रीलंका का पता नहीं था। तो ये कैसे जेम्स बॉन्ड हैं जिनको कुछ पता नहीं रहता है, और ये लगातार एक के बाद एक फेलियर उनके साथ जुड़ते रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि एक डोभाल डॉक्ट्रिन नाम से एक चीज़ चल पड़ी कि ये डोभाल सिद्धांत, जिसमें यह है कि अल्पकालिक जवाबी कार्रवाई की बात होती है कि आप दूसरे देशों में जाकर लोगों की हत्या करवाते हैं। उसकी वजह से अमेरिका और कनाडा के साथ हमारे संबंधों में कितनी गिरावट आई थी, और वहाँ तो जो अमेरिका जाना बंद हो गया था अजीत डोभाल का, क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था और भारत सरकार को भी नोटिस दिया गया था। तो ये बहुत साफ है कि इन सब मामलों में उनकी फेलियर स्पष्ट है दुनिया में। एक और जो उनके साथ बड़ा विवाद जुड़ा रहा है वो ये है कि 2009 के बाद अजीत डोभाल ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, और ये जो थिंक टैंक है वो विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुआ है, जो कि आरएसएस परिवार का हिस्सा है। यानी ये सीधा लिंक अजीत डोभाल का आरएसएस से है। वो आरएसएस के लिए काम करते रहे हैं, चाहे वो उस समय यूपीए की सरकार में रहे हों, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में रहे हों, लेकिन वो लगातार आरएसएस के आदमी के तौर पर वहाँ घुसे रहे। और जब वो रिटायर हो गए 2009 में, तो उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन बना लिया और वहाँ से दक्षिणपंथी विचारों का, हिंदुत्ववादी सोच को बढ़ावा देने का काम वो लगातार करते रहे। और ये भी कहा जाता है कि 2011-12 में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समय भी विवेकानंद फाउंडेशन की भूमिका थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेव आदि लोग यहीं विवेकानंद फाउंडेशन में मिले थे और एक साथ आए थे, और इस आंदोलन ने जो काम किया था यूपीए की सरकार को कमज़ोर करने का और 2000 के चुनाव में बीजेपी के लिए रास्ता बनाने का। तो डोभाल जाहिर है कि इस फाउंडेशन के कर्ता धर्ता स्थापक थे और उन्होंने पूरा एक ग्राउंड वर्क किया था, और इसी का पुरस्कार उनको 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी, तो उन्होंने उन्हें सुरक्षा सलाहकार बनाकर किया। तो ये बिल्कुल साफ बात है कि किस तरह से विवेकानंद फाउंडेशन बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसके लिए काम करता रहा है।
और भले ही ये दावा ये करते रहे कि ये तो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। फिर एक और बहुत बड़ा विवादित इशू रहा है, ये अजीत डोभाल ने 4th जनरेशन वार की बात की थी। अब वो 4th जनरेशन की वार को समझना चाहिए। उसमें ये है कि 4th जनरेशन वार जब आप वो कह रहे थे तो उसका मतलब है कि जो भारत में जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो भी वार छेड़ सकती है और इसलिए उसको भी काबू में रखना है। वार मतलब इस बहाने जो असहमति है, जो विरोध है सरकार के प्रति, उसको देशद्रोह के रूप में पेश किया जा सकता है। ये जो डॉक्ट्रिन है वो यही करती है और लोकतंत्र की जगह को संकुचित करती है। तो आप अजीत डोभाल के दिमाग को समझिए, वो बाहर क्या कर रहे हैं, देश में क्या कर रहे हैं, किस तरह से आरएसएस और मोदी सरकार के लिए विभिन्न फ्रंटों पर कई तरह से काम कर रहे हैं। और कोई हैरत की बात नहीं है होगी अगर जेन ज़ी के इस आंदोलन को खत्म करने के लिए वो कुछ और भी हथकंडे आजमा रहे हों। वो कतई भरोसे के व्यक्ति नहीं हैं और इसलिए ये एक बड़ी चिंता की विषय है कि अजीत डोभाल जो खुद पाक साफ नहीं है, उनकी वैचारिकता पूरी फासीवादी है, हिंदुत्ववादी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, नैतिकता विरोधी है और वो पूरे समाज को आरएसएस के चश्मे से देखते हैं, फासिज्म के चश्मे से देखते हैं। और इसलिए ये पूरा सिस्टम जो है वो ऐसे व्यक्तियों के वजह से खतरे में पड़ जाता है। हम सब जानते हैं, लोग जानते हैं कि अजीत डोभाल मोदी जी के आँख, नाक, कान सब हैं, वो उन्हीं की नज़रों से देखते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति उनकी नज़र बन गया है, आँख कान बन गया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितने बड़े खतरे से गुजर रहा है। और अजीत डोभाल को एक महान जासूस की तरह गढ़ा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, लोगों के बीच उनकी ये छवि बनाई जा रही है और बहुत सारे लोग इस छलावे में, इस धोखे में आ भी जाते हैं। लेकिन जेन ज़ी को सावधान रहना चाहिए कि इस तरह के बयानों को वो डिकोड करे। और जेन ज़ी समझदार है, वो बहुत अच्छे से समझ गई है कि ये सरकार किस तरह से ऑपरेट कर रही है, किस तरह से टारगेट कर रही है।